नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आईएनएच सेहत आप देख रहे हैं। आईएनएच सेहत ये हमारा वो कार्यक्रम है दरअसल जो आपको अवेयर करता है, जो आपको तैयार करता है आने वाले भविष्य में किसी भी खतरे के लिए। और ये हमारी एक कोशिश है आईएनएच 24/7 परिवार की कि आपको किसी भी बीमारी से संबंधित जानकारी, जिसकी डिटेल के साथ जानकारी होनी चाहिए, और वो आपको एक एक्सपर्ट के माध्यम से दिलाई जाए। इसलिए हमारा एक कार्यक्रम है आईएनएच सेहत, जिसमें एक खास डॉक्टर हमारे साथ होते हैं और एक खास विषय पर आपसे बात करते हैं। हर बार एक अलग विषय होता है और हम आपको उस संबंधित बीमारी से जागरूक करते हैं और एक्सपर्ट हमें सुझाव देते हैं। आजकल लोगों में सिर और गर्दन के कैंसर की समस्या बहुत देखने को मिल रही है, तो इससे हमें कैसे निजात मिल सकती है, कैसे इससे सावधान रहना चाहिए, क्या है इसका इलाज, ये सब कुछ जानेंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम आईएनएच सेहत में। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल शो आईएनएच 24/7 के खास शो आईएनएच सेहत की। तो सिर और गर्दन के जुड़े जितने भी प्रकार के कैंसर होते हैं उसे आज समझने की कोशिश करेंगे। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें या हम पूरे देश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, इन क्षेत्रों में इसके मामले काफी ज्यादा हैं। और देश में भी जो ओरल कैंसर है खासतौर पर, उसके मामले बहुत देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं बहुत हद तक हम जानते हैं, लेकिन हम इसे विस्तार से समझते हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर यश चड्ढा जी, हेड एंड नेक सर्जन है MMMI नारायणा हॉस्पिटल रायपुर से। अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल जाहिर तौर पे यही होगा कि थोड़ा इसको डिटेल से समझाइए। सिर और गर्दन का कैंसर, जैसे इसका नाम है, इससे समझ में आता है कि इससे जुड़ी, मतलब इस एरिया से जुड़ी जो भी कैंसर होगी उसको हम ये कहेंगे, लेकिन इसको हम चाहेंगे कि आप थोड़ा विस्तार से समझाएं कि दरअसल कौन कौन से कैंसर इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जो हम सिर और गर्दन के कैंसर की बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं, तो उसको समझना बहुत ही आसान है। हेड मतलब जो आपका ये वाला हिस्सा जो कि फेस वाला हिस्सा है, और नेक यानी कि ये वाला हिस्सा। तो जो भी कैंसर इस एरिया में आते हैं, यानी कि हेड से लेके नेक तक, उनको हम हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं। और आपके लिए ये बात जान लेना भी जरूरी है कि इंडिया में ऑलमोस्ट जितने भी होने वाले कैंसर हैं, उनमें ऑलमोस्ट करीब 45 से 50% जो कैंसर होते हैं वो इसी एरिया में होते हैं। जी डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति और इस संदर्भ में? अब इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझते हैं और आपके सामने मैं कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ स्टैटिस्टिक्स रखूंगा जो वाकई आपको चौंकाएंगे। अगर हम हेड एंड नेक कैंसर पर से की बात करें, तो जो जैसा कि मैंने बोला कि ऑलमोस्ट इंडिया में, हिंदुस्तान में 45 से 50% होने वाले कैंसर हेड एंड नेक कैंसर होते हैं। अब इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमारा डिजीज बर्डन, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं। अगर इसका इंसिडेंस रेट मतलब जितने नए कैंसर केसेस डायग्नोस होते हैं प्रति वर्ष, उसको अगर हम देखें तो जो हेड एंड नेक कैंसर केसेस हैं, करीब पर 1 लाख पॉपुलेशन, प्रत्येक 1 लाख पॉपुलेशन में 30 नए कैंसर पेशेंट्स आते हैं। ठीक है। और अगर हमारा जैसे जो छत्तीसगढ़ का स्टेट है, अगर जिसका पॉपुलेशन करीब 3-3.25 करोड़ के आसपास है, इसको अगर हम उससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो आपके पास पर ईयर, हर साल कम से कम 9 से 10 हजार नए हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जिनमें की करीब 70 से 80% पेशेंट ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर के होते हैं। तो आप ये नंबर कितना बड़ा है, कितना विशाल है, इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस परिस्थिति से एटलीस्ट कैंसर के संदर्भ में गुजर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और मैं एक रिसर्च भी देख रही थी, उसमें जो जानकारी मिल रही है कि 1990 से 2019 तक, मतलब हम 2024 में चल रहे हैं दर्शकों, हम 2019 की बात कर रहे हैं, 147% दर से वृद्धि हुई है। कितनी खतरनाक है ये जो आंकड़ा है, वो 2019 तक का है, 1990 से लेकर। तो अब आप सोच लीजिए कि 24 तक इसका किस कदर बढ़ा होगा। डॉक्टर साहब आपके सामने हैं, उन्होंने बताया। और पूरे देश में, माफ कीजिए, पूरे विश्व में 24.5 इस दौरान बढ़ोतरी हुई। यानी भारत में इसकी वृद्धि दर कितनी खतरनाक है, ये चिंता का विषय। और इसीलिए आज हमारा आज का विषय भी है। डॉक्टर साहब, क्यों होता है ये भी जानना बेहद जरूरी है। हम किस गंभीर उसमें हैं समय में, ये तो नजर आ रहा है, चाहे वो ओरल कैंसर की बात हो या ग्रसनी के कैंसर की बात करें। ग्रसनी के कैंसर का रेशो तो इससे भी ज्यादा है शायद। जी, बट आज हम लोग स्पेसिफिकली इसकी बात करते हैं। जी। और
पहले तो सबसे पहले इसके रीजन पे आते हैं। इसका रीजन क्यों है? जैसा कि आपने बताया कि इतना तेजी से 1990 से लेकर के और 2019 तक ये बढ़ा है करीब करीब 145-147% की दर से। तो आपको इसका रीजन समझने की जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी हेड एंड नेक कैंसर है उनमें करीब करीब 70 से 80% ओरल कैंसर है, और ओरल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है टोबैको यूज, तंबाकू का यूज, तंबाकू सेवन। आप ये समझिए, अगर ओरल कैंसर इतनी तेजी से बढ़ा है तो हमारे देश में, प्रदेश में टोबैको यूज, टोबैको कंजम्पशन भी कितनी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि जब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो टोबैको है। तो आप आज इतने यंग बच्चे जो हैं वो भी टोबैको यूज करने लग जाते हैं, और बहुत ही छोटी उम्र से। तो ये देख के चिंताजनक विषय है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब, धूम्रपान और सिगरेट, ये जो फिल्में चलती हैं, जो सीरियल आते हैं, इनमें एक लाइन लिखी होती है, इसका कोई असर पड़ता है क्या, या सिर्फ ये अपनी खाना पूर्ति करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं? क्योंकि देखिए, इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम कितने चलाए जाते हैं, हर पैकेट पे लिखा होता है, सिगरेट के, गुटखे के भी शायद पाउच में होता है ये, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं। आपसे जरूर समझना चाहूंगी कि ये होता जिन वजह से है, लेकिन एनएचएमएमआई नारायणा भी इसके लिए विशेष प्रयास करता रहा है। जैसे आपने आज अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप सर्जन हैं की व्यस्तता समझ सकते हैं, वो भी तब जब भारत इसका गढ़ है। इसमें देखिए, कोई भी दो राय नहीं है कि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। 31 मई 31 मई को हम लोग एंटी टोबैको कैंपेन भी चलाते हैं, जिसको वर्ल्ड नो टोबैको डे बोलते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हर जगह कोई मूवी हो या कहीं हो, सब जगह लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ऐसा नहीं है कि हम इसका दुष्प्रभाव नहीं जानते हैं, पर टोबैको कल्चर, टोबैको यूज इतना रैम्पेंट हो चुका है कि हमको बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ शायद करीब ठोस कदम उठाने होंगे कि टोबैको को अगर जरूरत पड़े तो पूर्णतः बैन कर दिया जाए। आई नो इट इज वेरी मच इजियर सेड देन डन, कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कड़े सवालों के जवाब तो देने होंगे। डॉक्टर साहब, क्या होता है, जो चीज सबसे ज्यादा मजा देती है वो उतनी ही बाद में आफत करती है, और इसी तरह गुटखा भी है। लोग मानने को तैयार ही नहीं कि कितनी बड़ी गंभीर बीमारी है, और ऐसे में महिलाएं छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक सेवन भी करती है इसका। ये कोई एज स्पेसिफिक है इसकी कि इस एज में होगा या पता चलेगा, ऐसा आप किस तरह देख रहे हैं? आप चूंकि एक सर्जन है, आपके पास जो पेशेंट आते हैं, किस उम्र के ज्यादा आते हैं? देखिए, इसको एक दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं सिगरेट स्मोकिंग का या बीड़ी स्मोकिंग का, जिसको भी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि सपोज एक आदमी दिन भर में एक पैकेट सिगरेट या बीड़ी स्मोक करता है। अगर वो ऐसा 1 साल तक करता है तो उसको हम कहते हैं कि ही हैज स्मोक्ड 1 पैक ईयर, यानी कि उसने 1 पैक ईयर स्मोकिंग कर ली है, अगर एक पैकेट 1 साल तक किया। अब जैसे जैसे ये पैक ईयर्स बढ़ते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसने 1 पैक ईयर स्मोकिंग किया है उसको नहीं होगा, या इसको कैंसर नहीं हो सकता, या जिसने 10 पैक ईयर स्मोकिंग करी है उसको कैंसर हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट चांसेस ये हैं कि जिसने अगर लेट से ज्यादा 10 पैक ईयर तक स्मोकिंग करी है या 20 पैक ईयर स्मोकिंग करी है, उसको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय उसके जिसने कम करी है। सेम चीज इसको हम नॉन स्मोकिंग टोबैको, जिसको कि जो गुटखा या पान या खैनी के फॉर्म में आता है, जिसने जितना ज्यादा इसको कंज्यूम किया है उसका उतना ज्यादा रिस्क बढ़ता जाता है। डॉक्टर साहब, क्या ये वो खाने से भी होता है जो माउथ फ्रेशनर्स आते हैं, या कुछ काइंड ऑफ कुछ गुटके ही होते हैं? मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्टली इसमें इसको, लेकिन क्या उनसे भी खतरा रहता है? देखिए, जो टोबैको, अगर उसमें किसी भी प्रकार का टोबैको मिला हुआ है, हाँ। तो टोबैको हमेशा इंजूरियस रहेगा। और सुपाड़ी जिसको हम अरीका नेट कहते हैं, सुपाड़ी के साथ में क्या है, वो एक दूसरा कंडीशन कॉज करता है जिसको हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का मेन चीज ये है कि वो कैंसर तो नहीं होता, पर कैंसर का एक स्टेज पहले होता है, और ये भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। जो लोग, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का बेल्ट है और उत्तर भारत का बेल्ट है, यहाँ पे सुपाड़ी कल्चर ही बहुत कॉमन है इसका। और जिससे सिंपल सिम्टम है, जो पहला साइन है कि धीमे धीमे मुंह कम खुलता है,
अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे ना, और जो लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्म में, धीमे धीमे उनका मुंह कम खुलने लग जाता है, और ये कैंसर के पहले की एक स्टेज होती है। जरूरी नहीं कि ये कैंसर में तब्दील होगी, बट इसमें भी करीब 5 से 8% लोग कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अब आपसे इस सवाल का जो जवाब आपने दिया है, जाहिर तौर पर उस पर अगला सवाल यही होना चाहिए कि सिर और गर्दन के कैंसर के लक्षण कौन कौन से, मतलब हम सबसे पहले समय रहते पहचान जाए कि हाँ भाई अब हम खतरे के निशान के पास पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे ख्याल से हर उस आदमी को पता होना चाहिए जिसने कभी भी किसी भी फॉर्म में टोबैको कंज्यूम किया है। ठीक है, कि क्या आपके लक्षण होते हैं। ये पहला लक्षण है और इससे ज्यादा शायद जरूरी कोई भी नहीं। अगर आपके मुंह में कोई भी छाला है जो 15 दिनों से ज्यादा से ठीक नहीं हो रहा है, मैं इसको रिपीट करता हूं, इफ देर इज एनी अल्सर इन द माउथ विच हैज नॉट बीन हीलिंग फॉर मोर देन 15 डेज, ऐसा कोई भी छाला है जो 15 दिनों से ज्यादा ठीक नहीं हो रहा है, प्लीज उसको किसी अपने नजदीकी कहीं पे भी डॉक्टर से एक बार जरूर चेक करवाएं। ये पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लक्षण है। दूसरा लक्षण, जैसे कि मैंने बताया, धीमे धीमे मुंह कम खुलता है, धीमे धीमे दांत ढीले हो सकते हैं, मुंह का कोई हिस्सा बढ़ सकता है, गर्दन में कोई गांठ आ सकती है। ये 4-5 और ऐसे साइंस हैं या सिम्टम्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और आप समय समय पे अपना खुद का भी एग्जामिनेशन मुंह के मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर देख सकते हैं। एटलीस्ट उन लोगों को तो जरूर महीने में एक बार देखना चाहिए जिन्होंने कभी न कभी किसी भी फॉर्म में टोबैको कंज्यूम किया है। ये तो बात हुई मुंह के कैंसर के सिम्टम की और जिस लक्षण की। सेम ही गले का कैंसर, जिसमें मोस्ट कॉमन कैंसर हमारे यहाँ पे थायराइड कैंसर है। थायराइड कैंसर फीमेल्स में ज्यादा होता है बजाय मेल्स के, यानी कि स्त्रियों में ज्यादा होता है बजाय पुरुषों के। और उसका एक साधारण लक्षण है कि गले में अगर कोई भी गांठ है और जो कि 1 महीने से ज्यादा से खुद से ठीक नहीं हुई है, तो उसका एक बार ठीक से जांच होनी चाहिए, यह जानने के लिए कि आगे आने में कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। डॉक्टर यश, महिलाओं की बात आपने की है, ऐसा क्यों है कि इनको ज्यादा होता है? और एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ कि थायराइड जब हम कहते हैं ना, हमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल्स बार बार आ जाते हैं, क्या वो भी सिचुएशन अलार्मिंग हो सकती है यदि आप बार बार इससे पीड़ित हो रहे हैं? नहीं, देखिए, ये 2 फर्क चीजें हैं। टॉन्सिल होना और थायराइड में दिक्कत होना, ये अपने आप में दोनों में फर्क चीजें हैं। और अगर टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, वो एक नॉर्मल इन्फेक्शन है जिसका ट्रीटमेंट नॉर्मली अवेलेबल होता है। गले में इन्फेक्शन होता है, उसको हम लैरिंजाइटिस कहते हैं, जिसमें कभी कभी बोलने में दिक्कत आती है या खराश हो जाती है। पर एज लैरिंजाइटिस अगर आप नॉर्मल चीजें, नॉर्मल दवाइयां लेंगे और घरेलू नुस्खे गरारा करेंगे, स्टीम लेंगे, तो अल्टीमेटली वो 10 से 12 दिन में मैक्सिमम, जनरली तो 7 से 8 दिन में, नहीं तो 10 से 12 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। बट अगर फिर मैं बोल रहा हूँ आपके गले में कोई गांठ है या आपके आवाज में परिवर्तन हो रहा है जो कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और खुद से ठीक नहीं हुआ है, इसका मतलब कि लक्षण कुछ दिक्कत वाले हैं और आपको इसकी एक पूर्णतः जांच कराने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, महिलाओं को क्यों हो रहा है थायराइड कैंसर? ये शायद मुझे लगता है ये एक इंडिजिनस चीज है। महिलाओं में थायराइड की बीमारी ज्यादा पाई ही जाती है। क्यों हो रहा है इसका जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि हमेशा से चला ही आ रहा है। इसलिए जब भी थायराइड की दिक्कतें होंगी वो हमेशा 3:1 रेशियो में होती हैं। अगर 3 महिलाओं को दिक्कत होगी तो 1 पुरुष को दिक्कत होगी। वैसे ही सेम जो मुंह के कैंसर की दिक्कत है वो हमेशा पुरुषों में ज्यादा होती है क्योंकि पुरुषों में हैबिट ज्यादा होते हैं। वो जनरली इस रेशियो में होता है कि अगर 3 पुरुषों में ओरल कैंसर होगा तो 1 महिला में होगा। दिस इज नेचर डेवलप्ड थिंग। तो महिलाएं जो है वो समाज की धुरी है, घर की धुरी है, और डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं इसके हिसाब से आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसी कोई भी तकलीफ होती है तो नहीं, सबसे पहले आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार और समाज स्वस्थ रह पाएगा। डॉक्टर साहब, सिर और गर्दन के कैंसर के प्रकार इसके अलावा कौन कौन से, मतलब और कौन कौन से हैं? आपने अभी जिस तरह से थायराइड कैंसर की बात की, ओरल कैंसर पे हमने विस्तार से बात की। तो सिर और गर्दन में जैसे कि मैंने बताया, पहले होता है ओरल कैंसर जिसका नंबर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड यानी कि जो थूक ग्रंथि होती है, हमारे शरीर में 3 तरीके की थूक ग्रंथि होती है। एक यहाँ पे जिसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, एक इस रीजन में जिसको सबमैंडिबुलर कहते हैं, और एक इस रीजन में जिसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। इनमें से किसी का कैंसर हो सकता है। ये कैंसर जरूरी नहीं कि तंबाकू खाने से हो, और इसका रिस्क फैक्टर तंबाकू नहीं है,
बट इसीलिए इसका इंसिडेंस काफी कम है, बट किन्हीं लोगों में हो सकता है। और इसका भी पहला लक्षण यही है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांठ महसूस होगी। उसके अलावा वॉइस बॉक्स का कैंसर, वॉइस बॉक्स का कैंसर यानी कि ध्वनि यंत्र का कैंसर, हमारा ध्वनि यंत्र इस जगह पे होता है। इसका जो पहला आपको लक्षण मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपके आवाज में परिवर्तन आएगा या निगलने में कठिनाई होगी। ये उन लोगों में ज्यादा होता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बजाय उन लोगों के जो कि तंबाकू खाते हैं या टोबैको च्यू करते हैं। और उसके बाद जो मैंने चौथा बताया वो है थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर का टोबैको से जनरली कोई रिलेशन नहीं है, इसका प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर से ज्यादा रिलेशन है। कुछ जगहों पे रेडिएशन जैसी चीजें ज्यादा हैं, हमारे अर्थ पे भी कहीं ज्यादा है, इसलिए भी इसका इंसिडेंस इस लेवल का नहीं है, बट किन्हीं कंडीशंस में ये पाया जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मुझे तो लगता है कि चूंकि वॉइस मीडिया से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे अभी आपने जिस कैंसर की बात की है, ध्वनि कैंसर आपने कहा, राइट? कुछ लोग कहते हैं कि आवाज को भारी करने के लिए स्मोकिंग की जाए तो वो बेहतर होती है, लेकिन आप तो कह रहे हैं इसका कारण भी यही होता है। ये बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं कहता है कि आवाज को भारी करने के लिए स्मोकिंग करी जाए। स्मोकिंग इज ऑलवेज इंजूरियस टू हेल्थ एंड इट विल ऑलवेज रिमेन इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आपकी आवाज में कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि आप लोग वॉइस मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो जरूरी नहीं कि अगर आपका आवाज का परिवर्तन सिर्फ कैंसर हो सकता है। इसको एक वोकल नोड्यूल या सिंगर नोड्यूल भी कहा जाता है, जो उन लोगों में होता है जो अपनी आवाज का ज्यादा यूज करते हैं। उन लोगों में भी आवाज में परिवर्तन आता है और एक छोटा सा एंडोस्कोपी टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि ये है क्या। तो अगर आपका कोई टोबैको हैबिट यानी कि स्मोकिंग का हैबिट नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि इट विल नॉट बी कैंसर। और ये चीजें अपने, ये जो वोकल नोड्यूल है, थोड़ा सा वॉइस को रेस्ट दे करके, कुछ दिन का रेस्ट दे करके ये ठीक हो जाएगा और आप वापस अपने सामान्य जिंदगी में वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जो भी वॉइस मीडिया से जुड़े लोग हैं उनको कम से कम एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, 6 महीने में, 1 साल में, डॉक्टर साहब? जरूर। अगर आपके आवाज में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई परिवर्तन हो रहा है या खाना निगलने में कठिनाई हो रही है, तो साल में एक बार अपने गले का चेकअप करवाना ये बहुत ही समझदारी वाली बात होगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जहन में है। देखिए, हम जो भी मुंह में खाते हैं जाहिर तौर पे पेट में जाता है और पेट बीमारियों की जड़ है, वहीं से सारी बीमारियां शुरू होती हैं, ऐसा कहते हैं। तो क्या हम टबैको का सेवन करते हैं या हम स्मोकिंग करते हैं तो उससे संबंधित, लीवर से संबंधित कोई खराबी आ सकती है, यानी गैस जैसी समस्या, अपच जैसी समस्या, ये भी एक कारण होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, पर इस पे जो शोध हैं वो भी चल रहे हैं और इसमें हमारे पास पूरी चीजें प्रूवन नहीं है, इसलिए इसको कह पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा। पर जो हमारे रिसर्चेस कंप्लीट हैं उनमें सारे रिसर्चेस में यही बताया गया है कि क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तंबाकू का वो आपका ओरल कैविटी यानी कि मुंह ही होता है, और दूसरा पॉइंट जो स्मोकिंग टोबैको का कांटेक्ट पॉइंट होता है वो लंग होता है यानी कि फेफड़ा। तो इसीलिए जो लोग टोबैको यूज करते हैं उनमें ऐसी दिक्कतें बिल्कुल हो सकती हैं कि उनके पाचन में दिक्कत होगी या पेट ठीक से साफ नहीं होता है या ऐसी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, पर ये कह पाना, इसमें शोध जारी है, आगे जाके हमें पता लगेगा कि क्या ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर है टोबैको बाकी होने वाले चीजों के लिए भी है। बट इतनी बात तो बिल्कुल तय है कि रिस्क फैक्टर जो है टोबैको का वो लंग कैंसर के लिए बहुत हाई है, मुंह के कैंसर के लिए बहुत हाई है, गले के कैंसर के लिए बहुत हाई। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मिथ कह सकते हैं कि जब तक वो गुटखा नहीं खाएंगे वो फ्रेश नहीं होंगे। इसमें कितनी सत्यता है डॉक्टर साहब? चूंकि इतने सारे सवाल हैं जहन में इस विषय को लेकर, वाकई बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जल्दी से इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, ये आपकी खुद की बनाई हुई आदत है, तो इस पे किसी और की टिप्पणी करना एक तरीके से ठीक नहीं होगा। हाँ, एक ये मिथ है जिसको मिथ्या बोलते हैं कि अगर हमने जो है तंबाकू सेवन नहीं किया तो हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे, पर ऐसी कोई भी आदत नहीं होती जिसको 21 दिन में बदला नहीं जा सकता है। अगर आप भी कोशिश करेंगे कि इसको छोड़ें तो आई एम श्योर इन द नेक्स्ट 21 डेज यू विल लीव आपका जो भी हैबिट है और आप आराम से फ्रेश हो सकेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हमने चूंकि कारणों की बात की, लक्षणों की बात की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा अब सेगमेंट आएगा वो है उपचार का। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से कि इसके उपचार कौन कौन से होते हैं और सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है मरीज को। ये देखिए, ये बहुत ही जरूरी जो सूचना है वो मैं शायद आप सब तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये तो हमने जितनी अभी तक बात करी वो प्रिवेंशन की बात करी, कैसे हम इसको रोकें, बट एक बात जो आपको अभी समझना बहुत जरूरी है कि इसको कभी भी डिले नहीं करना है, देर नहीं करनी है। अगर हमको ऐसा पता लग गया है कि हमारे मुंह में कुछ छाला है और आपके डॉक्टर ने बताया है
कि ये ठीक नहीं लग रहा है, तो इससे हमको घबरा करके बैठना नहीं है, हमको इसके जड़ तक पहुंचना है कि हम किस बीमारी से जूझ रहे हैं, क्या ये सच में कैंसर ही है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी हम अपने मन में इतनी मिथ्या बना लेते हैं, अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, या हो गया तो कैसे करूंगा। इन बातों के ऊपर आना है और आपको देर नहीं करनी है। अगर कोई ऐसा छाला है जो आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि ठीक नहीं लग रहा है, उसकी तुरंत बायोप्सी करवाइए। बायोप्सी क्या है? छोटा सा टेस्ट है, उसमें कुछ नहीं होता, आपके मुंह से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाएगा, इसकी जांच हो जाएगी और 1 से 2 दिन में उसकी रिपोर्ट आपको बता देगी आपको कैंसर है या नहीं है। और एक बार बायोप्सी रिपोर्ट अगर आ जाए तो प्लीज इसके बाद डिले ना करें, किसी भी हाल में देरी ना करें, क्योंकि देरी आपको भारी पड़ सकती है, हर हाल में भारी पड़ सकती है। एक बात को समझने की कोशिश करिए, हम यहाँ पे जब एक बार किसी पेशेंट को कैंसर होता है ना, तो हम उसमें सर्वाइवल की बात करते हैं। आप जानते हैं, हर आदमी जानता है कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, पर उसको जानलेवा बीमारी बनाने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। कोई भी कैंसर अर्ली स्टेज में, शुरुआती स्टेज में घातक नहीं होता है। हम उसको घातक तब बनाते हैं जब हम देर करते जाते हैं। हमको पता है हमको कैंसर है, पर हम उसका इलाज नहीं करवा रहे हैं, और इस हद तक नहीं करवा रहे हैं कि जब तक इतना ना हो जाए कि अब नहीं हुआ तो कुछ हो जाएगा, इसलिए अब हम जो है डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं। इसके सर्वाइवल को समझिए। कैंसर को हम हमेशा 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। सर्वाइवल की बात करें, इसको ऐसे समझते हैं कि एक पेशेंट, एक आदमी जिसको कैंसर हो गया है, अब वो कितना समय जीवित रहेगा, अच्छे से जीवित रहेगा, इसको सर्वाइवल बोला जाता है। अब एक और इस बात को समझने की कोशिश करिए, हम सर्वाइवल जो है कैंसर मरीजों में हमेशा परसेंटेज में करते हैं। परसेंटेज में कैसे करते हैं कि क्या चांस है कि एक पेशेंट जिसको कैंसर है वो अगले 5 साल तक सरवाइव करेगा। अब इसको आगे और समझने की कोशिश करिए। जो स्टेज 1 का कैंसर है, मुंह का कैंसर, उसमें अगले 5 साल तक जो सर्वाइवल चांस है वो करीब 90 से 95% है। मतलब अगर आपने उपचार करा लिया है तो 95% चांस है कि आप अगले 5 साल तक जिएंगे और 90% चांस है कि आप अगले 10 साल तक जिएंगे। ठीक है, जैसे ही स्टेज बढ़ती जाएगी ये चीजें कम होती जाएंगी। जैसे ही आप स्टेज 2 पे पहुंचे, वो जो 95% 95% चांस है वो कम होके 85% हो जाएगा। और स्टेज 4, जिसको हम स्टेज 4A और स्टेज 4B में डिवाइड करते हैं, इसमें ये चांस घट करके स्टेज 4B का जो चांस है वो ऑलमोस्ट 50% पे आ जाता है। आप इससे नंबर कितना बड़ा है इसको समझने की कोशिश करिए। इसलिए मैं इस पे बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं कि किसी भी हाल में देर नहीं करनी है। देरी आपको नुकसान देगी, आपको भारी पड़ेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और चूंकि विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए NHMMI नारायण हॉस्पिटल जाना जाता है, यदि हम सिर और गर्दन के कैंसर से पीड़ित हैं तो यहाँ क्या ऐसी सुविधाएं जो बाकी जगह शायद आपको ना मिले? बहुत संक्षेप में। देखिए, MMI हॉस्पिटल एक जिसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच वाला सेंटर है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर है। एक बात आपको थोड़ा सा जान लेना है कि सर्जरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का, बट सर्जरी के अलावा भी हमारे पास 2 और ट्रीटमेंट पद्धति होती है जो अक्सर कभी एडजुवेंट ट्रीटमेंट में आती है, रेडिएशन जिसको बोलते हैं और कीमोथेरेपी बोलते हैं। वी आर अ होलिस्टिक सेंटर जहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो पेशेंट को परेशान नहीं होना पड़ता, एक छत के नीचे सारा इलाज होता है। और हम ये इंश्योर करते हैं अपनी हैवी टीम के जरिए कि पेशेंट अगर हमारे पास आए तो हम उसका हर तरीके से मदद करें और उसको ठीक करके। बिल्कुल, अब वहां चल के आपको जाना है, समय से पहले जाना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इंतजार मत कीजिए कि जब जो बीमारी है फिर उसका कोई इलाज ना संभव हो। डॉक्टर्स भी अपनी मेहनत पूरी करते हैं, अपनी तरफ से 100% देते हैं, लेकिन उसमें सहयोग मरीज का होना चाहिए। बाकी सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए NHMMI नारायणा जाना ही जाता है। तो फिलहाल डॉक्टर यश चड्ढा, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और ये 2 महत्वपूर्ण कैंसर जिनके बारे में हमने चर्चा की है, उम्मीद करेंगे दर्शकों कि इन सभी सुझावों को और जो जागरूकता इसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचे। आपके फैमिली में कोई है, आप पीड़ित हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि हमारी कोशिश भी यही है कि हम एक स्वस्थ और सभ्य समाज की स्थापना करें और उसमें हमारा क्या योगदान है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।